आज बाजार की शुरुआत काफी दमदार रही और सुबह से ही खरीदारी का माहौल बना हुआ था। निफ्टी 24,150 के ऊपर निकल गया था और ऐसा लग रहा था कि बाजार नई ऊंचाई की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि बड़े शेयरों में लगातार पैसा आता दिख रहा था। आईटीसी, टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी और कोल इंडिया जैसे दिग्गज शेयरों ने पूरे बाजार को सहारा दिया। इन बड़े शेयरों की मजबूती की वजह से शुरुआती घंटों में निवेशकों का भरोसा काफी मजबूत नजर आया। हालांकि दोपहर के बाद बाजार की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ने लगी और ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, यानी जिन निवेशकों ने नीचे खरीदारी की थी उन्होंने ऊंचे भाव पर मुनाफा निकालना शुरू कर दिया, जिससे इंडेक्स अपने हाई से नीचे आ गए। दिन के अंत में सेंसेक्स 609 अंक चढ़कर 77,496 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 182 अंक की तेजी के साथ 24,178 पर बंद हुआ। यानी बाजार हरे निशान में जरूर बंद हुआ, लेकिन क्लोजिंग उतनी मजबूत नहीं रही जितनी शुरुआत में दिखाई दे रही थी। बैंकिंग सेक्टर ने आज ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया और निफ्टी बैंक लगभग सपाट बंद हुआ। इससे साफ संकेत मिला कि बाजार की तेजी सिर्फ चुनिंदा बड़े शेयरों तक सीमित रही और पूरे बाजार में एक जैसी मजबूती नहीं थी। मिड कैप शेयरों में दबाव ज्यादा देखने को मिला और मिड कैप इंडेक्स हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसका मतलब ये है कि छोटे और मझोले शेयरों में निवेशकों का भरोसा उतना मजबूत नहीं था जितना लार्ज कैप शेयरों में दिखा। वेदांता लिमिटेड के शेयरों में करीब 5% की तेजी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी के मार्च तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। मजबूत Q4 रिजल्ट्स ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया और शेयर में अच्छी खरीदारी आई। बंधन बैंक आज बाजार का बड़ा स्टार बना रहा। बैंक का मुनाफा करीब 68% बढ़कर 534 करोड़ रुपए पहुंचा, जिसके बाद शेयर लगभग 11% उछल गया और निवेशकों ने इसे काफी सकारात्मक तरीके से लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार तीसरे दिन मजबूती के साथ चढ़ता दिखा और शेयर में करीब 3% की तेजी रही। बाजार में अभी भी निवेशकों का भरोसा रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े और मजबूत बिजनेस ग्रुप्स पर बना हुआ है। फेडरल बैंक और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज जैसे शेयरों ने थोड़ी निराशा दी। फेडरल बैंक मजबूत नतीजों के बावजूद ऊपरी स्तरों से फिसल गया, जबकि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को हेल्थ कैनेडा से मंजूरी मिलने के बाद भी शेयर दबाव में रहा। मिड कैप शेयरों में JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, टोरेंट पावर, जी एंटरटेनमेंट, ऑरोबिंदो फार्मा और पॉलीकैब इंडिया जैसे नामों में कमजोरी ज्यादा दिखाई दी। इससे पता चलता है कि ब्रॉडर मार्केट में अभी भी पूरी तरह कॉन्फिडेंस वापस नहीं आया है। आज तेल की कीमतों ने भी बाजार की चिंता बढ़ाई। ब्रेंट क्रूड करीब $115 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जिससे निवेशकों को डर है कि महंगे कच्चे तेल का असर कंपनियों की लागत और देश की अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है। बढ़ती तेल कीमतों का असर BPCL जैसे ऑयल मार्केटिंग शेयरों पर साफ दिखा और शेयर में गिरावट आई। आमतौर पर जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो ऐसी कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बढ़ने लगता है। बाजार के आखिरी 40 मिनट काफी उतार चढ़ाव भरे रहे और निफ्टी धीरे धीरे नीचे फिसलता गया। दिन के हाई के मुकाबले आखिरी घंटे में सेलर्स ज्यादा एक्टिव नजर आए और प्रॉफिट बुकिंग तेज हो गई। गोल्डमैन सैक्स ने बाजार को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी है। उनका मानना है कि अगर ऊर्जा संकट और तेल की कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहती हैं तो आने वाली तिमाहियों में कंपनियों की कमाई और आर्थिक ग्रोथ दोनों पर असर पड़ सकता है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक विदेशी निवेश यानी FII इनफ्लो आने वाले महीनों में बहुत मजबूत रहने की उम्मीद नहीं है। खास तौर पर भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट पर ग्लोबल अनिश्चितता का असर थोड़ा ज्यादा दिखाई दे सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त रुख दिखाया है और साफ कहा है कि अब वो नो मोर मिस्टर नाइस गाय वाले मूड में है। इसका मतलब है कि अब अमेरिका बातचीत में नरमी के बजाय ज्यादा आक्रामक दबाव बनाने की रणनीति अपना सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट तनाव और बढ़ने की आशंका है। ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला और ब्रेंट क्रूड $114 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। बाजार को डर है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम रास्तों पर असर पड़ सकता है। ईरान युद्ध और बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। इस बैठक का फोकस ग्लोबल ऑयल सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल करने की रणनीति पर रहा। इसी बीच रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि अमेरिकी पासपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा शामिल करने पर विचार हो सकता है। एक्सपर्ट्स इसे ट्रंप की मजबूत और निर्णायक नेता वाली छवि बनाने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं, जिससे घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति दोनों में बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है।
यूएई के ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर होने का भारत को लंबे समय में बड़ा फायदा मिल सकता है। अब यूएई पर तेल उत्पादन की कोई तय सीमा नहीं रहेगी, जिससे वो ज्यादा तेल सप्लाई कर सकेगा और इससे कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल आयात करता है और इसमें यूएई की हिस्सेदारी लगभग 10% है। ऐसे में अगर यूएई सस्ता और ज्यादा तेल सप्लाई करता है तो भारत का इंपोर्ट बिल घट सकता है और महंगाई पर भी राहत। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल ईरान संकट और मिडल ईस्ट तनाव की वजह से तेल की कीमतें अभी भी ऊंची बनी रह सकती हैं। ब्रेंट क्रूड $115 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है, इसलिए तुरंत राहत मिलने की उम्मीद कम है। यूएई ने 2027 तक अपनी तेल उत्पादन क्षमता 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने की योजना बनाई है। अगर मिडल ईस्ट का तनाव कम होता है तो आने वाले समय में ग्लोबल सप्लाई बढ़ सकती है और भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। भारत और इटली के बीच डिफेंस सेक्टर में बड़ी साझेदारी को लेकर अहम बैठक होने वाली है। इस खबर के बाद एचएएल, बीईएल और अडानी डिफेंस जैसी कंपनियों पर निवेशकों की नज़र बनी हुई है, क्योंकि आने वाले समय में इन्हें नए प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर मिल सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में हेलीकॉप्टर, एरोस्पेस और रडार सिस्टम जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की चर्चा हो रही है। अगर ये साझेदारी आगे बढ़ती है तो भारतीय डिफेंस कंपनियों के लिए ये एक बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आरोप लगा है कि 31 मार्च से ठीक पहले सिर्फ 2-3 दिनों में कासा डिपॉजिट्स में करीब 31,000 करोड़ रुपए की अस्थायी बढ़ोतरी दिखाई गई, ताकि बैंक की बैलेंस शीट और डिपॉजिट रेशियो ज्यादा मजबूत दिख सके। हालांकि अभी तक इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही दिनों बाद ये जमा रकम फिर घट गई, जिससे विंडो ड्रेसिंग यानी आंकड़ों को अस्थायी रूप से बेहतर दिखाने की आशंका बढ़ी है। अब बाजार की नज़र आरबीआई की संभावित जांच और बैंक के जवाब पर बनी हुई है। वेदांता ने वित्त वर्ष 2026 और Q4 दोनों में रिकॉर्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दर्ज किया है। कंपनी का सालाना प्रॉफिट 22% बढ़कर 25,096 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि चौथी तिमाही का प्रॉफिट 89% उछलकर 9,352 करोड़ रुपए रहा, जो कंपनी के इतिहास का सबसे मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है। कंपनी का वित्त वर्ष 2026 रेवेन्यू बढ़कर 1,74,075 करोड़ रुपए और Q4 रेवेन्यू 51,524 करोड़ रुपए पहुंच गया। साथ ही नेट डेट टू एबिटा रेशियो घटकर 0.95x पर आ गया, जो 14 तिमाहियों का सबसे बेहतर स्तर है, और कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए 34 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया। इंडियन बैंक और फेडरल बैंक के मजबूत Q4 रिजल्ट्स के बाद आज बैंकिंग स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली। इंडियन बैंक का प्रॉफिट 6.4% बढ़कर 3,173 करोड़ रुपए पहुंचा और NII भी 11.3% बढ़ी, जबकि एसेट क्वालिटी में सुधार के साथ GNPA घटकर 0.98% पर आ गया, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। स्टरलिट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और स्टॉक 290 रुपए के पार पहुंच गया। पिछले 3 महीनों में शेयर करीब 180% चढ़ चुका है, जिसकी सबसे बड़ी वजह कंपनी का घाटे से निकलकर प्रॉफिट में आना है। कंपनी ने Q4 में पिछले साल के 40 करोड़ रुपए के नुकसान के मुकाबले इस बार 59 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दर्ज किया। रेवेन्यू बढ़कर 1441 करोड़ रुपए और एबिटा 195 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि मार्जिन भी 11.8% से बढ़कर 13.5% हो गया। NRIs और PROI इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि सरकार जल्द ही स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट लिमिट्स बढ़ा सकती है। PIS स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट लिमिट को 5% से बढ़ाकर 10% और कुल निवेश सीमा को 10% से बढ़ाकर 24% करने की तैयारी चल रही है। अभी मौजूदा नियमों की वजह से लिमिट पूरी होने पर NRIs को मजबूरन में शेयर्स बेचने पड़ते हैं, जिससे बाजार पर दबाव बनता है। नई लिमिट्स लागू होने के बाद मार्केट में फॉरेन इनफ्लोज बढ़ सकते हैं और इंडियन इक्विटीज को लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिल सकता है। व्हील्स इंडिया के शेयरों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली और स्टॉक 1256 रुपए तक पहुंच गया। शेयर अपने अपर सर्किट लेवल 1277 रुपए के बेहद करीब पहुंच गया, क्योंकि बाजार में भारी बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दिया। सबसे बड़ा संकेत ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में आई उछाल रहा, जहां आमतौर पर 1 लाख शेयर्स का कारोबार होता था, लेकिन आज वॉल्यूम 1 करोड़ शेयर्स के पार पहुंच गया। कंपनी ने पिछले 1 साल में करीब 80% और 3 साल में 150% का शानदार रिटर्न दिया है।
पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव का आखिरी चरण पूरा होने के बाद अब बाजार की नजर एग्जिट पोल्स पर है। CNBC आवाज के अनुसार अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है तो शॉर्ट टर्म में बाजार में तेज रैली देखने को मिल सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मजबूत राजनीतिक संकेत मिलने पर निफ्टी 24,500 से 24,600 तक जा सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तेजी सिर्फ 2 से 3 दिनों का सेंटिमेंट ड्रिवन मूव हो सकता है। उसके बाद क्रूड ऑयल और रुपी ज्यादा अहम फैक्टर बनेंगे। अमेरिका ने ग्लोबल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चेतावनी दी है कि अगर वो चीनी टी पॉट रिफाइनरीज के जरिए ईरानी तेल से जुड़े ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उन पर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। अमेरिकी का आरोप है कि चीन अभी भी ईरान के करीब 90% तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। अमेरिकी ट्रेजरी के मुताबिक ईरानी तेल शैडो फ्लीट टैंकर्स के जरिए भेजा जा रहा है और कई बार उसे मलेशियन ब्लेंड बताकर बेचा जाता है। इससे ग्लोबल ऑयल ट्रेड, US चाइना रिलेशंस और मिडिल ईस्ट टेंशन तीनों में अनसर्टेनिटी और बढ़ सकती। लार्सन एंड टूब्रो ने हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के साथ समझौता किया है, जिसके तहत कंपनी L&T मेट्रो रेल हैदराबाद में अपनी पूरी हिस्सेदारी 1,461.47 करोड़ रुपए में बेच रही है। इस खबर के बाद शेयर 1.12% चढ़कर 4,083 रुपए पर बंद हुआ और बाजार इसे डेट रिडक्शन और एसेट मोनेटाइजेशन के पॉजिटिव कदम के तौर पर देख रहा है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का Q4 प्रदर्शन मजबूत रहा, जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली। खास तौर पर वेल्थ मैनेजमेंट और प्राइवेट वेल्थ बिजनेस ने शानदार प्रदर्शन किया, जहां ऑपरेटिंग पैट 48% बढ़कर 338 करोड़ रुपए पहुंच गया। MAS फाइनेंशियल सर्विसेज ने चौथी तिमाही में मजबूत लेंडिंग ग्रोथ के दम पर अच्छा प्रदर्शन किया। कंपनी का नेट प्रॉफिट 23% बढ़ा, जबकि NII में भी मजबूत उछाल देखने को मिला और कुल AUM बढ़कर 14,363 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया। फोर्स मोटर्स का चौथी तिमाही का मुनाफा थोड़ा घटा, हालांकि रेवेन्यू और मार्जिन्स दोनों में सुधार देखने को मिला। कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए 50 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड घोषित किया है और घरेलू बाजार की मजबूत डिमांड अब भी कंपनी को सहारा दे रही है। नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल ने शानदार Q4 नतीजे पेश किए हैं, जहां नेट प्रॉफिट 95 करोड़ रुपए से बढ़कर 213 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये बाजार के अनुमान से भी काफी बेहतर रहा, जिससे फ्लोरोकेमिकल सेक्टर में कंपनी की मजबूत स्थिति साफ दिखाई दी। IIFL फाइनेंस ने चौथी तिमाही में जोरदार टर्नअराउंड दिखाया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के 207 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 587 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो लेंडिंग बिजनेस और बेहतर रिकवरी ट्रेंड का असर माना जा रहा है। इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी को तेलंगाना के ग्रेटर वारंगल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए 458.69 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये प्रोजेक्ट हैदराबाद के पब्लिक हेल्थ एंड म्युनिसिपल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है, जिससे कंपनी की ऑर्डर बुक और मजबूत होगी। बजाज फाइनेंस ने Q4 में मजबूत ग्रोथ दिखाई है, जहां कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 22% बढ़कर 5,465 करोड़ रुपए और NII 20% बढ़कर 11,781 करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि दोनों आंकड़े बाजार के अनुमान से थोड़ा कम रहे, इसलिए नतीजों को मिक्स्ड माना जा रहा है। एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर तस्वीर मिली जुली रही। नेट NPA घटकर 0.41% पर आया, जो पॉजिटिव है, लेकिन ग्रॉस NPA बढ़कर 1.01% हो गया। कंपनी ने साथ ही 6 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है, जबकि शेयर नतीजों से पहले करीब 1% चढ़कर 932 रुपए पर बंद हुआ। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने Q4 में मजबूत और संतुलित प्रदर्शन किया है, जहां नेट प्रॉफिट 13.3% बढ़कर 123 करोड़ रुपए से 140 करोड़ रुपए पहुंच गया। बैंक की कोर इनकम यानी NII में भी 26.5% की शानदार बढ़ोतरी हुई और ये 736 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। बैंक की एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है। ग्रॉस NPA घटकर 2.46% पर आ गया, जबकि नेट NPA 0.92% पर स्थिर रहा। इसका मतलब है कि बैंक लेंडिंग ग्रोथ के साथ खराब लोन को भी कंट्रोल में रखने में सफल रहा है। दूसरी तरफ श्री दिग्विजय सीमेंट के लिए चौथी तिमाही कमजोर रही। कंपनी का नेट प्रॉफिट 57% टूटकर 18.4 करोड़ रुपए से सिर्फ 7.94 करोड़ रुपए रह गया, जबकि रेवेन्यू भी घटकर 209 करोड़ रुपए पर आ गया।
ऑपरेटिंग लेवल पर भी दबाव साफ दिखाई दिया, जहां एबिडा 10% गिरकर 25 करोड़ रुपए रह गया और मार्जिन 13% से घटकर 12% पर आ गया। इससे संकेत मिलता है कि सीमेंट सेक्टर में डिमांड और कॉस्ट प्रेशर दोनों का असर कंपनी के प्रदर्शन पर पड़ा है। अडोर वेल्डिंग ने चौथी तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट 18 करोड़ रुपए से बढ़कर 34 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं रेवेन्यू भी बढ़कर 324 करोड़ रुपए रहा और कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए 23 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। सैफायर फूड्स इंडिया के शेयर में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली और स्टॉक 175 रुपए के आसपास खुलने के बाद 200 रुपए के पार पहुंच गया। हालांकि स्टॉक अभी भी अपने एक साल के हाई से काफी नीचे है और पिछले एक साल में करीब 60% गिर चुका है। गार्डन रेस शिप बिल्डर्स यानी GRSE के शेयर करीब 9% चढ़े क्योंकि कंपनी ने मजबूत Q4 रिजल्ट्स पेश किए हैं। कंपनी को 2027 से 28 में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए डिफेंस ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बजाज प्रोजेक्ट्स को MENA यानी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन से 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का अल्ट्रा मेगा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है। भारतीय एयरटेल के शेयरों में तेजी आई और स्टॉक 1900 रुपए के पार पहुंच गया, जिसके पीछे सिटी की पॉजिटिव रिपोर्ट बड़ा कारण रही। ब्रोकरेज का मानना है कि इस साल अब तक आई 14% गिरावट के बाद वैल्यूएशन आकर्षक हो गया है और मजबूत सब्सक्राइबर ग्रोथ, डेट रिडक्शन प्लान्स और संभावित 17 रुपए डिविडेंड की वजह से अगले 6 से 12 महीनों में स्टॉक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। टर्की के सेंट्रल बैंक ने सिर्फ 2 हफ्तों में 36.4 टन सोना खरीदकर अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाकर करीब 730 टन कर लिया है। मार्च में डॉलर दबाव संभालने के लिए सोना बेचने और स्वैप डील्स करने के बाद अब टर्की फिर से गोल्ड रिजर्व्स को मजबूत कर रहा है, जिसे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बढ़ती गोल्ड बाइंग ट्रेंड का बड़ा संकेत माना जाता है।